हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, सभी चीज़ें करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे हमेशा की तरह। और इतना थिंकर्स के ऊपर मुझे बिलीव है कि कोई भी समस्या अगर आएगी लाइफ में तो भी एक पूरे प्लेयर की तरह उसके साथ फाइट करेंगे और जीतेंगे। तो मैं मनमोहन हमेशा की तरह आई थिंक क्लास के ऊपर आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। तो साथ के साथ रिवीजन करते रहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ ये जो पीडीएफ है ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं आप चीज़ों को। उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे और भी जो रिलेवेंट जो पीडीएफ हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, वो हम अपलोड करेंगे। और जितने भी लिंक्स हैं हमारी यूट्यूब चैनल के, वहाँ अपलोड कर दिए जाते हैं। आप अपडेटेड रहेंगे। ये बेल वेल का चक्कर आपको बार बार ऊपर से पॉप कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखेगा, ना ही मैं कहूँगा कि घंटी दबा दो, घंटी दबा दो। ठीक है, तो इजी कर लेते हैं थोड़ा काम। और चलिए चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट जो कि मैं हमेशा मैं आपके साथ करता हूँ, जैसे मैं आपकी जर्नी में आपका हमसफ़र बन के आपकी जो मंजिल है उस तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए हर संभव प्रयास मैं कर रहा हूँ। अलग अलग रिसोर्सेज से मैं और मेरी टीम आपके लिए एक जो क्वालिटी एजुकेशनल टॉपिक्स को मतलब आपके लिए एक्सप्लेन करती है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी एस्पिरेंट हैं, कोई आप किसी भी एग्ज़ाम का ले लो, चाहे कोई भी, अगर बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके साथ शेयर कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और कोई आपका डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। और इसके साथ साथ एजुकेशनल जर्नी में आपको कोई दिक्कत आ रही है, इवन मैं तो ये बोलूँगा कि आप किसी बात से परेशान हैं और दो चार बातें करने से वो दिक्कतें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो आई एम देयर, माई टीम इज़ हियर टू सपोर्ट यू। ठीक है, आप डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जो नंबर दिया हुआ पट्टी पे चल रहा है। ठीक है, आपका मानसिक संतुलन ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आते हैं वैसे ही एग्ज़ाम फोबिया सर पे चढ़ता चला आता है, उसको दूर करना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ एक कैपेबल और वेल एलिजिबल और नॉलेजेबल जो कैंडिडेट होता है, कई बार उस एग्ज़ाम फोबिया के चक्कर में और एंजाइटी के चक्कर में चीज़ों को जो है माइंड से वॉश आउट हो जाती हैं और उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ऐसी चीज़ें अपने को नहीं करनी है। साथ में मेडिटेशन करते रहिए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, जो भी आपका धर्म है उसको एक मोरलिटी के लिए, बैकअप के लिए बनाते रहिए। और साथ के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव कीजिए, जिम वगैरह जाते रहिए। अपना सेहत ही आपकी साथी है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास मदन माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख औलाद आज्ञाकारी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्ञान की बातें हो चुकी आज की न्यूज़ के साथ। तो गवर्नमेंट ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया है। बाय चांस ये पूछ भी ले तो आपको बता देता हूँ, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब से जो है संभाजी नगर रेलवे स्टेशन के नाम पे रख दिया गया। भाई आपको पूछ लिया जाए रिसेंटली औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम किस वीर लड़ाका के नाम के ऊपर रखा गया, तो संभाजी के नाम पे रखा गया है। और उसके बाद आता है एयर क्वालिटी की बात चली आती है। पीछे दिवाली का माहौल था, तो इवन फॉरेन कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी जो हमारे यहाँ से लोग गए हुए उन्होंने ऐसा माहौल मचा दिया कि पुलिस ने और फायर ब्रिगेड ने आके वो पटाखों की आग बुझानी पड़ी। और देखिए हम जहाँ जाते हैं वो एक चुटकुला है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोले लालू प्रसाद यादव को कि आप हमें 1 साल के लिए बिहार दीजिए, हम इसको ब्रिटेन की इंग्लैंड की तरह बना देंगे। ठीक है, तो लालू प्रसाद बोले कि आप हमें मात्र 3 महीने के लिए इंग्लैंड दीजिए, हम इसको बिहार बना देंगे। ठीक है, तो वैसे वाला काम। वो सिविक सेंस की डिस्कशन चल भी रही है कि इंडियंस जो है उनका थोड़ा हाथ ढीला है सिविक सेंस के अंदर। ठीक है, उसको हम मौज मस्ती का नाम देते हैं, वो बात अलग है। तो उस एनवायरनमेंट के अंदर ये न्यूज़ आ गई है। वर्ल्ड का टॉप जो 10 सिटीज़ हैं बेस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स की, उसमें किस किस का नाम हम देख लेते हैं। क्लीनेस्ट एयर क्वालिटी 2025। एयर पोल्यूशन एक मेजर चैलेंजेस बनता जा रहा है इंडिया के लिए, और नदन जो सिटीज़ हैं उसमें तो बहुत बुरा हाल है।
जो नॉर्थ इंडिया की सिटीज़ है उनका बुरा हाल है, वेरी पुअर और सीवियर एयर क्वालिटी है वहाँ पे, और कंपैरेटिवली किसके, सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न सिटीज़ के। बात करें पोल्यूटेंट्स की तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, ये कुछ पोल्यूटेंट्स हैं जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जिनकी क्वांटिटी को नापा जाता है, और इन्हीं के बेसिस पे एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैटेगराइज किया जाता है कि कौन सी गुड है, कौन सी पुअर है, कौन सी सीवियर है, कौन सी हजार्डस है। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो टॉप 10 सिटी जो इंडिया की हैं उसमें पुणे फर्स्ट नंबर पे, मुंबई नासिक सेकंड और थर्ड नंबर पे, और वैसे जो खूबसूरत शहर है इंदौर MP का, ठीक है, वो क्लीनिनेस में बढ़िया परफॉर्म करता है, आई बार वो 10वें नंबर पे है। AQI इंडेक्स जो है 76 है, जो कि मॉडरेट कैटेगरी के अंदर आता है। ये कैसे डिवाइड होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 0 से 50 अगर नंबरिंग है तो गुड, 51 से 100 मॉडरेट, 101 से 150 अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी या अस्थमा टाइप और सांस की किसी दिक्कत या और किसी और ऐसी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो उनके लिए इतना दिक्कत वाली बात है। अनहेल्दी 151 से 200, वेरी अनहेल्दी 201 से 300, हजार्डस जो है 301 से 500। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है भाई। तो आप ध्यान रखेंगे, पूना जो है टॉप 10 इंडिया के अंदर, टॉप 10 में से नंबर 1 पे है, और मुंबई सेकंड, नासिक थर्ड, और लास्ट में इंदौर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि INS सतलुज ने फाइनली कंक्लूड कर दिया है 18th इंडिया मॉरिशियस जॉइंट हाइड्रोग्राफिक मिशन को। जो INS सतलुज गया था इस प्रैक्टिस को ऑपरेट करने के लिए, उसने फाइनली कंक्लूड हो गया है ये मिशन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाइड्रोफोबिक ग्राफिक मिशन जो है रिसेंटली जो कंक्लूड हुआ INS सतलुज के द्वारा, वो किस किस कंट्री के बीच में था, इंडिया और ऑप्शन में दे दे बीच में मॉरिशियस, मलेशिया, UK, USA, तो आप मॉरिशियस इसका आंसर है। कैसे भी क्वेश्चन जो है फ्रेम हो सकता है, आप अपनी भी प्रैक्टिस जारी रखें, किसी स्टेटमेंट को, किसी पैरा को, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए और फिर आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्वेश्चन बनाना सीख गए तो आंसर याद रखना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, और वो कैसे सीखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जैसे टाइमली प्रैक्टिस करोगे। विदाउट रीडिंग अगर प्रैक्टिस करोगे, विदाउट रीजन प्रैक्टिस करोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को और फिर डिमोरलाइज हो जाओगे। तो ऐसा मत करना, जो स्टेप वाइज जो एक सिस्टमेटिक वे होता है पढ़ने का, उसी तरीके से करना भाई। ठीक है, पजल नहीं होना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने नॉमिनेट कर दिया है 53rd जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनको, क्योंकि ये फाइनली रिटायर होने जा रहे हैं 23 नवंबर 2025 को भाई। ठीक है, कि इनको नॉमिनेट किया इन्होंने, जस्टिस कांत को इन्होंने नॉमिनेट किया है, जो कि 53rd CJI के रूप में काम करेंगे, जिनका टेन्योर होगा फरवरी 9, 2027 तक, 14 महीने का टेन्योर होगा। और ये हरियाणा से आने वाले पहले CJI होंगे। जस्टिस कांत पहले ऐसे CJI होंगे जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई हरियाणा ओरिएंटेड अगर एग्जाम्स के अंदर आपको पूछ लिया जाए कि हरियाणा से कौन से CJI फर्स्ट टाइम कौन से CJI बने, तो याद रखना। अब इस चीज़ को क्षेत्रवाद का नाम मत देना कि चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस होता है हरियाणा से, क्या बंगाल से, क्या कहाँ से, ऐसा नहीं होता भाई। पेपर में आएगा, आप ये बातें नहीं लिख पाओगे। ठीक है, वहाँ ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव नहीं है ये। इंडिया ऑब्जर्व्स विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025। विजिलेंस वीक जो है उसको मनाया जाएगा 27 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक, और इसके जो थीम है वो है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो करप्शन वगैरह है, ठीक है, या कोई और ऐसी दिक्कत है, इलिसिट प्रैक्टिस जो है गवर्नमेंट के अंदर चल रही है और सोसाइटी के अंदर चल रही है, तो उसके लिए ये वीक जो है ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि आम नागरिक भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके विजिलेंस के अंदर। ठीक है, वो भी मतलब कोई गड़बड़ हो रही हो तो फ़ोन करके बता दीजिए आड़े से यह दिक्कत हो रही है, हाँ बस अरते उसे नहीं उठा के ले जे, बस लोगों का ये डर है कि क्यों, समझ जाओ। ठीक है, अक्टूबर 31 को जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे होता है, तो उसकी एनिवर्सरी को कोमेमोरेट करने के लिए इस वीक को मनाया गया है। ठीक है,
और ये दरअसल हर साल जो अक्टूबर का लास्ट वीक होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है भाई, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी एंटिटी को जो है इंटीग्रेट किया गया है, मतलब पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, या बैंक्स वगैरह, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह, और सिविल सोसाइटी वगैरह, ठीक है। और जो ये थीम है ये एम्फेसाइज करती है कि विजिलेंस जो करप्शन के अगेंस्ट है वो एक शेयर्ड ड्यूटी है। ये उसी आदमी की जिम्मेदारी नहीं है जो विजिलेंस डिपार्टमेंट में लगा हो या फिर किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर काम कर रहा हो, ऐसा नहीं है। ये हमारा भी मौलिक कर्तव्य बनता है ठीक है। हम ऐसे झंडा तो उठा लेते हैं कि फलां हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है, हम कभी शायद फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात नहीं करते। उस चीज़ के लिए हमें आगे आना होगा और काम करना होगा, तभी ये चीज़ अच्छी और दुरुस्त होती चली जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगर न्यूज़ पे ध्यान दें तो यूएन टूरिज्म ने 52 बेस्ट टूरिज्म विलेजेस के नाम दिए हैं, जिसमें इंडिया की एक भी डेस्टिनेशन लिस्ट के अंदर नहीं है भाई। बड़े दुख की बात है। देखिए क्या है ये, यूएन टूरिज्म ने अनाउंस किया है 52 विलेजेस को एक तरीके से किसके पार्ट में, बेस्ट टूरिज्म विलेज 2025 इनिशिएटिव के रूप में। और ये अवार्ड कहाँ पे प्रेजेंट हुआ था, हुजोऊ सिटी चाइना के अंदर। 5th एडिशन था इस प्रोग्राम का, और लगभग 319 डेस्टिनेशन 65 मेंबर स्टेट्स की जो है एनलिस्ट की गई, जिसमें इंडिया की कोई एंट्री नहीं है। पिछली बार कौन सी एंट्री थी, 2021 में जो है पोचमपल्ली और धौरदो 2023 में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो यूएन का टूरिज्म प्रोग्राम है उसके अंदर रिसेंटली या प्रीवियस ईयर या फिर लास्ट वन एंट्री जो है कौन सी थी, तो 2023 की धौरदो, उससे भी पहले पोचमपल्ली, ठीक है, इसलिए मैंने करवाया आपको। एमपॉक्स क्लेडेल स्प्रेड्स इन यूरोप, जो एमपॉक्स क्लेडेल जो है ये एक तरीके का वेरिएंट है मोंकी पॉक्स का, ठीक है। मोंकी पॉक्स और एमपॉक्स एक तरीके की चीज़ है, और मोंकी पॉक्स वायरस से होती हैं। आप फोटो देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे रेड रेड ऐसे फुंसियाँ सी हो जाती हैं शरीर के ऊपर, और WHO ने इसका नाम चेंज कर दिया मोंकी पॉक्स से एमपॉक्स 2022 के लास्ट में, क्योंकि एक स्टिग्मा और एक रेसिस्ट लैंग्वेज काइंड ऑफ साउंड कर रहा था। तो ये थोड़े से इंटेलेक्चुअल होने का यहाँ पे काम किया WHO ने कि नहीं भैया ऐसे थोड़ी काम, थोड़ा बंदर बुरा मान जाएंगे, ठीक है तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया था। वायरस पहली बार जो है डिस्कवर हुआ था 1958 के अंदर, और फिलहाल जो है ये स्प्रेडिंग इसकी देखने को मिली है, इसके वेरिएंट की, एमपॉक्स क्लेडेल की, पुर्तगाल, स्पेन, इटली और नीदरलैंड के अंदर। इस चीज़ के चलते जो यूके का हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी है उसने जो है एक कंसर्न जो है दिखाया, और इंपोर्टेशन रिस्क को दर्ज किया है कि कहीं मीडियम टू हाई के बीच में भी हो सकता है यूके के अंदर भी ये फैल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, पहली दफ़ा जो जीआई टैग्ड इंडी लाइम एंड पुलियाकुंदी लाइम जो है यूके के अंदर बाई एयर एक्सपोर्ट होने जा रहे हैं भाई, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेट या किसी जगह की कोई भी वस्तु जो उसी जो मतलब एक तरीके से ओरिजिनली और हिस्टोरिकली वहीं से बनती आ रही है, ऑथेंटिसिटी जो है उसकी उससे मेंटेन की जा सके, जिस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको मिलती है प्रोडक्ट को। मान लो कि बोल दिया जैसे हाँसी के पेड़ है, ठीक है, अगर कल को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाए हाँसी के पेड़ों को, तो एक तरीके से ऑथेंटिसिटी बन जाएगी प्रोडक्ट की कि भाई हाँ हाँसी के पेड़ हैं, इनको ये गवर्नमेंटली जो है अप्रूव्ड हैं, तो ऑथेंटिक जो है प्रोडक्ट मिलेगा। लाइकवाइज ये नींबुओं की किस्म है जो कि इंडी लाइम और पुलियन कुंदी लाइम। तो जो इंडी लाइम है आपका कर्नाटका के जीआई टैग मिला हुआ है, और पुलियन कुंदी लाइम को तमिलनाडु का जीआई टैग मिला हुआ है। पहली ऐसी कमोडिटी है ये इंडिजिनस जो बाई एयर जो है यूके के लिए एक्सपोर्ट हो रही हैं भाई, ठीक है। और इसके पीछे हाथ किसका है, आपदा का। वो आपदा नहीं, बस एपेडा मैं बोल देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, एक्रीन में कहीं आप आपदा चिपका दो। एपेडा मतलब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, अगली बीमारी है वर्ल्ड सोरियोसिस डे। वर्ल्ड सोरियोसिस डे जो है 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, और एक तरीके से ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर आपको पता है कि हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम जो है अपने ही सेल को
डैमेज करने लग जाता है। इस डिजीज के अंदर क्या है कि स्किन की जो सेल है वो वैसे तो डिग्रेड होके दोबारा बनती रहती है, लेकिन समहाउ उसको 1 महीने के आसपास लगता है। लेकिन इस डिजीज के अंदर 3 से 7 दिन में जो है नई जो स्किन सेल है वो बनने लग जाती है पुराने वाली, और फाइनली जो है ये ऐसा कुछ हाल हो जाता है शरीर का। ये हाथ पे दिखा रखा है, कहीं कोहनी पे, लोअर बैक पे, ठीक है, ऐसी ऐसी जगहों पे हो जाती है। और ये लॉन्ग टर्म और नॉन कंटेंजियस ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है, लॉन्ग टर्म तक चलती है ये, और नॉन कंटेजियस है कि ऐसे छूने छाने से नहीं फैलती, ठीक है। और ये इसको फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है एक तरीके से सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर मतलब जब आपके इंटरनल ऑर्गन के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए, उसकी वजह से जो इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं इस डिजीज़ के साथ साथ, जैसे डायबिटीज़ होगी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वगैरह, ओबेसिटी वगैरह, डिप्रेशन वगैरह हो गया, ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती है भाई। और इस न्यूज़ में कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड स्ट्रोक डे, आपको पता ही है वर्ल्ड स्ट्रोक डे जब जैसे ब्रेन में जब ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 अक्टूबर को। स्ट्रोक को क्या बोल देते हैं? ब्रेन अटैक। ये एक तरीके से ब्लड सप्लाई जब किसी ब्रेन पार्ट के अंदर इंटरप्ट हो जाए, ठीक है, या कम हो जाए, तो जो ब्रेन के टिश्यू है वो अच्छे से ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाती, अच्छे से काम नहीं कर पाते, ठीक है। ये दो तरीके से हो सकता है। अगर ब्लॉकेज हो गई है कहीं तो उसको बोलेंगे इस्मिक स्ट्रोक, और अगर ब्लीडिंग हो रही है कहीं तो हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज जब ब्लीडिंग हो और ब्लॉकिंग हो तो इस्मिक स्ट्रोक। दो तरीके से हो सकता है ये। और हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया कि जनरली ये जो एल्डर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर देखी जाती थी, लेकिन हाल फिलहाल के ट्रेंड के अंदर देखा जा रहा है कि 20 से 30% जो है बिलो 50 ईयर्स के एज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर भी देखा जा रहा है भाई। तो ये अपने आप में चिंताजनक है। इंडिया में भी इसके केस जो हैं बढ़ गए हैं। 1990 के अंदर लगभग 6.5 लाख केस थे और बढ़ के अब 2021 में 1.25 मिलियन हो गए हैं भाई। ठीक है, क्योंकि टेंशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, डिजायर्स बढ़ती जा रही हैं, और डिजायर्स कभी फुलफिल हो नहीं सकती। जैसा कि मैं पहले भी आपको बोल चुका कि यू कैन फीड द नीड ऑफ ए पर्सन बट नॉट द ग्रीड, ठीक है। तो इस वजह से भड़कम जीव हैं लोग और उनको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। आगे अगर बात करें इसकी तो ग्लोबली जो है लगभग इसका ट्रेंड बढ़ते हुए देखा जा रहा है। ग्लोबली 1 in 4 एडल्ट विल एक्सपीरियंस ए स्ट्रोक इन देयर लाइफ टाइम। 4 में से 1 आदमी ग्लोबली जो है अपनी लाइफ टाइम में स्ट्रोक को फेस कर ही लेता है। इसको डिटेक्ट करने के लिए और अर्ली अगर क्योर चाहिए तब तो आदमी बच जाता है। अगर 1-1 सेकंड डिले होती जाएगी वैसे ही चांसेस कम होते जाएंगे। तो इसके लिए एक मेथड है बी फास्ट मेथड। बी फास्ट मेथड में क्या है कि अगर आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं, एकदम से आप रियलाइज़ कर रहे हो कि कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, जो आपकी सेंसेस हैं वो काम अच्छे से नहीं कर पा रही हैं, तो समझ जाओ कोई दिक्कत है। आईज एक तरीके से विजन लॉस हो जाए या ब्लरी विजन हो जाए, साथ में फेस जो है ड्रूपिंग हो जाए, जो मसल है फेस मसल हैं वो लटक जाए और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। आर्म्स हैं वो उनके अंदर वीकनेस आ जाए, नंबनेस आ जाए। हाथ सोना गया अगर जिसने, अब ये मत कह देना कि रात को तक ये न्यू लगा के सोया था, कोई हाथ सो गया तो स्ट्रोक आ गया, ऐसा नहीं है। एटलीस्ट 2-3 सिम्टम्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली दिखते हैं, ठीक है। और बात करें स्पीच की तो स्लर्ड और कंफ्यूज्ड स्पीच होती है, अच्छे से जबान काम नहीं कर पाती। तो ऐसे में जो है टाइम को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी कॉल कीजिए और डॉक्टर को बुलाइए, ठीक है। ये सारा कुछ स्ट्रोक का था और 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है ब्रेन स्ट्रोक डे। चलिए, सर्वे वेसल इक्साक, ठीक है, इक्साक या इक्साक, सर्वे वेसल इक्साक। इक्साक का मतलब जनरली क्या होता है? इक्साक का मतलब होता है द गाइड, गाइड करने वाला, ठीक है। इंडियन नेवी ने कमीशन किया है
इक्शाक को, जो कि थर्ड सर्वे वेसल लार्ज है, और नवल बेस कौन सा जहाँ पे कमीशन हुआ है, कोची के अंदर ये कमीशन हुआ है। और ये पहला ऐसा एसवीएल है, एसवीएल मतलब सर्वे वेसल लार्ज, जिसके अंदर वुमेन्स के लिए भी अकोमोडेशन दिया गया है भाई, ठीक है। और इससे पहले 2 और लॉन्च हो चुके हैं, कमीशन हो चुके हैं, उनका नाम क्या है, आईएनएस संध्यक और आईएनएस निर्देशक। और तीसरा क्या है, ये इक्षक, संध्यक, निर्देशक, इक्षक। इक्षक खास क्यों है? इक्षक खास इसलिए है कि विमेंस के लिए डेडिकेटेड एक तरीके से अकोमोडेशन की सुविधा है वहाँ पे, क्योंकि आने वाले दिनों में आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो विमेंस हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं डे बाय डे। अच्छी बात है, नारी सशक्तिकरण, यही है एक्टिव फेमिनिज्म, नॉट ए स्यूडो फेमिनिज्म कि 12 बजे तक हमें भी बाहर घूमने और बियर पीने की आज़ादी दी जाए, ठीक है, वो कोई फेमिनिज्म नहीं है। एनएससी सीड प्रोसेसिंग प्लांट की अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट ने इनॉग्रेट किया है नेशनल सीड कॉरपोरेशन को। कहाँ पे? पूसा कॉम्प्लेक्स में, जो कि दिल्ली में पड़ता है आपका। इसके अंदर वेजिटेबल और फ्लावर सीड को के प्लांट को प्रोसेस किया जाएगा, जिनकी कैपेसिटी क्या है, 1 टन पर आवर जो है प्रोसेस कर सकते हैं। जो बाकी के और 5 प्लांट्स लगे हों ऑल ओवर इंडिया, वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं? बरेली, धारवाड़, हसन, सूरतगढ़, रायचूर जो है, ये 4-4 टन पर आवर की कैपेसिटी के हैं, ठीक है। और जो ये वाला है, ये 1 टन पर आवर की कैपेसिटी का, छोटी कैपेसिटी है इतनी सी, ठीक है। बात करें नेशनल सीड कॉरपोरेशन की तो ये 1963 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी ओनरशिप जो है फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है ये, और जो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की बी शेड्यूल के अंदर आता है। ये मैंने आपको पहले ही न्यूज़ के अंदर बता दिया था, कवर करवाया था कि मिनी रत्ना क्या है, महारत्ना क्या है, नवरत्ना क्या है, ठीक है। क्योंकि पीछे से एक न्यूज़ आई थी कि एक कोई एंटिटी जो है महारत्ना के अंदर जो है नवरत्ना के अंदर कन्वर्ट हो गई है भाई, ठीक है। तो मैंने बताया था कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं किसी भी एंटिटी को या किसी पीएसयू को मिनी रत्ना, नवरत्ना या महारत्ना के अंदर कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों। लोकटक लेक, लोकटक लेक क्या है? एक फ्रेश वाटर लेक है और ये मणिपुर की लेक है। इसके अंदर क्या है कि रिसेंटली एक नागालैंड यूनिवर्सिटी ने सीवियर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो है देखने को मिला कि जो वहाँ की इकोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो गई है। किसकी? लोकटक लेक की। और किसकी वजह से? ज़्यादा लैंड यूज़ की वजह से, एग्रीकल्चरल जो रन ऑफ है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, रन ऑफ वगैरह ये आपको बेसिक टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर के टाइम जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए एग्रीकल्चर करते टाइम, और वेस्ट मटेरियल है उसकी वजह से जो लैंड जो है डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ एशिया की, और एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट किसको बोलते हैं? रामसर जो है ईरान में एक जगह है, और रामसर कन्वेंशन के थ्रू कई वेटलैंड्स को जो है इंटरनेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि वो इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो लोकटक लेक है ये भी एक रामसर साइट है, ठीक है। और ये ऐसी लेक है जिसमें फ्लोटिंग आइलैंड है जिनको फुमदीज बोला जाता है, और ये होम है किसका? फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजो नेशनल पार्क का। ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल, पानी के ऊपर तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप नाम देंगे केबुल लामजो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर, लोकटक लेक के अंदर, ठीक है। लोकेटेड इन, मैंने आपको बता दिया, मोइरंग बिसपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मणिपुर के अंदर है ये, जो कि इम्फाल से 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर दूर है, ठीक है। लगभग 250 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, और मानसून के दौरान इसका एरिया 500 डबल हो जाता है लगभग, ठीक है। बात करते हैं ओलो ट्राइब की। ओलो ट्राइब क्या है न्यूज़ में क्यों है ये? असम राइफल ने जो है खोंसा बटालियन है जो, उसने रिसेंटली लॉन्च किया है स्किल बेस्ड एम्पावरमेंट प्रोग्राम ओलो ट्राइब की विमेंस के लिए। किसके अंडर आता है? जो सद्भावना जो ऑपरेशन है उसके अंडर आता है। और ये ट्राइब कहाँ है सर्वाइव कर रही है? जो तिरप डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ सर्वाइव करती है। बात करें ओलो ट्राइब की तो इसको लाजू नागा भी बोला जाता है, और ये
तिब्बतो बर्मन एथनिक ग्रुप है जो कि नेटिव है त्रिप डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के, और जो म्यांमार का कुछ पार्ट है जो कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड है, वो वहाँ भी सर्वाइव करती है ये। तो 2-3 बात याद रखने की, ओलो ट्राइब जो है वो कहाँ की है, रिसेंटली कौन से प्रोग्राम के तहत जो है असम राइफल ने वहाँ की वीमेंस को एम्पावर्ड करने की और स्किल रिलेटेड एम्पावरमेंट देने की कोशिश की है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पीएम श्री स्कीम की अगर बात करें तो एजुकेशन से रिलेटेड है। इस स्कीम के तहत जो है लगभग 14,500 14,500 स्कूल को मॉडल इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट करने की बात चल रही है भाई, जिनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और जो वहाँ के टीचर्स हैं वो बढ़िया बेहतर तरीके से पढ़ा पाएँ, और उनको पढ़ाने का तरीका ट्रेडिशनल रोट लर्निंग का ना हो, बहुत ही एक्सपेरिमेंटल तरीके से पढ़ाएं और एक्सपीरियंस अच्छा हो। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी जैसी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। ये लॉन्च हुई थी पीएम श्री स्कीम 2022 के अंदर सितंबर में। किसने लॉन्च किया था? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इम्प्लीमेंट किसने किया? द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। किसके पार्टिसिपेशन में? स्टेट और यूटी, और साथ साथ जो केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हाई क्वालिटी की होलिस्टिक स्किल बेस्ड एजुकेशन देना, और साथ साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट करके सीखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस रट्टाफिकेशन की। और जो पेडागोजी है टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एनईपी 2020 के थ्रू उसको भी इम्पोज किया जाएगा, और एक तरीके से लाइट हाउस स्कूल जो है तैयार किए जाएंगे जो बाकियों के लिए एक तरीके एग्जाम्पल का काम करें। फंडिंग पैटर्न की तरफ देखें तो टोटल आउटले इसका याद रखने की जरूरत नहीं है, 22 से 27 के बीच में 28,000 करोड़ फूंक देंगे भाई इस मामले में। और रिजल्ट्स देखते हैं क्या मिलता है। सेंटर स्टेट का शेयर रहता है जनरली, जो जनरल स्टेट है और यूटी है जहाँ पे लेजिस्लेचर है। जनरल स्टेट, सॉरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ये जो पॉल्यूशन की वजह से है, पता नहीं क्यों है, कफिंग। ठीक है, जनरल जो स्टेट है या फिर वो यूटी यूनियन टेरिटरी जहाँ लेजिस्लेचर है, उनके अंदर क्या क्या शेयर का पोर्शन रहेगा? 60 सेंटर, 40 वो स्टेट। बात करें नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट की तो वहाँ पे 10% शेयर उन स्टेट का रहेगा, 90 सेंटर का रहेगा। और बात करें ऐसी लेजिस्लेचर की जहाँ पे कोई बात करें ऐसी यूटी की जहाँ पे कोई लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल पीछे न्यूज़ में भी था लद्दाख, ठीक है, अंडमान निकोबार भी है, दमन दीव भी है, ठीक है, चंडीगढ़ भी है, तो वहाँ पे 100% जो है वो सेंटर पे करेगी भाई। उसके बाद चलते हैं इसके की फीचर्स क्या हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, क्लासरूम को स्मार्ट बनाया जाएगा, वही बातें जो हम अलग अलग स्कीम्स में देखते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो, मेरे को ये स्कीम्स वगैरह पढ़ के कई बार ऐसा एक चुटकुला याद आ जाता है कि एक भाई था, वो बोला भाई हमारा एक कुत्ता था और बोले उसका जी में आ जाए अगर दी तो शेर जे उसका जी में आ जाए तो वो शेर ने भी मार दिया, इसी इतना ताकत शेर ने भी मार दिया और उसका जी में आ जाए। तो बोला भाई फिर क्यों यार? बोला भाई वो मरे गया, उसका जी में को नहीं आई। ठीक है, तो न्यू है कि भाई इनका ये कुछ भी कर सका, इनका जी में आ जाए तो बस जी मैं को नहीं आने लग रही, कागचा में आने लग रही बस। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं। रोट लर्निंग मेथड को हटा के जो है इंक्वायरी ड्रिवन एक्सपेरिमेंशियल जो पेडागोजी को इम्पोज किया जाए, होलिस्टिक असेसमेंट हो, कंटिन्यूस और कॉम्पिटेंसी लिंक्ड जो इवेल्युएशन हो, ना कि एग्जाम सेंट्रिक। ठीक है, टीचर को एम्पावर किया जाए, उन्हें अलग अलग टीचिंग मेथड सिखाए जाएं। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो समाज का हर तबका एक तरीके से इजीली एक्सेस कर सके एजुकेशन को। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है कॉम्पिटिटिव चैलेंज जो मोड है किसके थ्रू? UDISE, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन प्लस जिसको बोलते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर आप अगर सर्च करोगे तो आपको डाटा मिल जाएगा सारे गवर्नमेंट स्कूल का, टीचर कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, क्या क्या मामला है। ठीक है, तो ये वो प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर डाटा मिल जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए जो है
ये सारी स्कीम्स वगैरह जो है अप्लाई की जाती हैं कि स्कूल में क्या दिक्कत आ रही है। चलिए, ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ, फिर से मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और मैं विश्वास भी करता हूँ कि आपके विश्वास पे खरा उतरने की मैंने पूरी कोशिश की होगी और आपको कुछ समझ में आया होगा। इस क्लास से थोड़ा बहुत कुछ छूट गया हो तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए और चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, अपने खोपड़े में बिठा के रखिए। थैंक यू वेरी मच थिंकर्स फॉर वॉचिंग अस। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ये कारवां ऐसे ही बड़ा होता चले और सबको कामयाबी मिले। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।